हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। तो ये आप देख रहे हैं हिस्ट्री का NCERT, ठीक है। हिस्ट्री क्लास 6 का NCERT है, क्लास 6 का NCERT है। और ये पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। आइए जानते हैं इनके बारे में, फिर इनका जो है पूरा PDF इनके बारे में PDF पढ़ेंगे और साथ ही इसके बारे में पूरा क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। क्वेश्चन आंसर हम जो है अलग से इनके बीच बीच से लिए हैं, जो ये चैप्टर के बीच से उठेगा वहीं से ये क्वेश्चन हम लिए हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए एक बार कैसा रहेगा इस क्लास का पूरा बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चैप्टर 1 से लेके पूरा क्लास 6 का जो है, उसके बाद क्लास 7 का भी थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर तो ये देख लीजिए क्वेश्चन है। तो अध्याय 1 है प्रारंभिक कथन, क्या, कब और कहाँ, कैसे, ठीक है। प्रारंभिक कथन में है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये रसीदा है, ठीक है। रसीदा ने जो है अपनी एक इनका निगाह पड़ा 100 वर्ष पहले एक सुर्खियाँ पर अखबार पढ़ रही थी, ठीक है। तो सोचने लगी 100 वर्ष पहले क्या होता होगा, उनके बारे में जानने के लिए वो कैसे पता लगाएगा क्या हुआ था 100 वर्ष पहले। तो कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। 100 वर्ष अगर पहले जानने के लिए इच्छा है, 100 वर्ष पहले की जानकारी के बारे में आप अवगत होना चाहते हैं, तो या तो अखबार पढ़ना पड़ेगा या रेडियो में आप समाचार सुन सकते हैं या टेलीविज़न पे किसी इतिहास के बारे में आप जान सकते हैं। तो व्यक्ति से या तो पुराने व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हो जो कि मतलब कि दादा नाना नानी और उनको कोई कहानी सुनाया हो, वो आपको कहानी सुनाए, तो इस प्रकार हो सकता है। या 100 वर्ष की आयु के किसी व्यक्ति से आप मिल सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था या कैसे, लेकिन 100 वर्ष पहले आप जान सकते हैं, रेडियो टीवी देख सुन सकते हैं। लेकिन बहुत साल पहले, 8000 साल पहले, 2500 वर्ष पहले, 4700 वर्ष पहले क्या हुआ था, तो ये कैसे आप जानेंगे। तो आइए जानते हैं अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो ये सब अतीत हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे 8000 साल पहले, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कैसे खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, नाटक कौन से देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत भी गाते थे। तो गीत लोकगीत ही गाया करते थे, जो कि अपने बोलचाल की भाषा में अपने से गुनगुनाते थे और अपने पुराने लोगों के द्वारा सुनते थे, वही गीत गाया करते थे अक्सर ये लोग। और लोग कहाँ रहते थे उस टाइम, तो नर्मदा नदी का पता लगाओ, ठीक है। कहाँ रहते थे, तो नर्मदा नदी का पता लगाना मानचित्र में कई लाख वर्ष पहले, नर्मदा नदी के आसपास क्या हुआ कई लाख वर्ष पहले, ठीक है। कई लाख वर्ष पहले यानी कि पूर्व, ठीक है, पूर्व लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, ठीक है। तो कई लाख साल पहले जो है इस नदी के, नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। तो आरंभिक लोग जो थे इनके
आसपास आरंभिक लोग ही रहते थे, नर्मदा नदी के आसपास, ठीक है, तट पर। यहाँ पानी की सुविधा अच्छी खासी थी, इसीलिए यहाँ रहते थे। और बगल में समुद्र भी थे, ठीक है। तो वहाँ से मछली, नदी के किनारे से भी मछली, नदी का पानी पी सकते थे, समुद्र से पानी लाके समुद्र से मछली मार के खा सकते थे, ठीक है। तो कुशल संग्राहक थे, यानी आखेटक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। तो मध्य प्रदेश के आसपास में जो है चंबल का जो बोलता है बिहार, ये सब जंगल और बहुत पुराना पुराना जंगल अभी भी हैं, उसी में अपना भोजन एकत्रित करके अपना जीवन यापन क्या करते थे। विशाल संपदा थे जंगलों की। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार करते थे, ठीक है। तो ये मानचित्र देख लीजिए, मानचित्र, ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। अब यहाँ पे नर्मदा नदी है, जैसा कि आप जानते ही होंगे, नर्मदा नदी, इन्हीं के आसपास जंगल हुआ करते हैं, ठीक है। और यहाँ समुद्र है, अरब सागर है, और इन्हीं के आसपास जंगल है, और यहीं पे आखेट करते थे, कुशल संग्राहक रहते थे। कितना साल पहले? कई साल। आरंभिक जो है संग्राहक, कुशल संग्राहक हुआ करते थे इन्हीं के आसपास, ठीक है। तो आखेटक हुआ करते थे, शिकार खेलते थे, इन्हीं के आसपास जंगलों से अपने कंदमूल, जड़, फल, फूल, भोजन को संग्रह करके खाते थे। शिकार जो है शिकार करके अपने भोजन एकत्रित करके रखते थे। कई दिनों तक ये सब अपना भोजन इकट्ठा करके रखते थे, ताकि आगे भविष्य में कई दिनों तक वह भोजन खा सके, इधर उधर भटकना न पड़े। तो कई लाख वर्ष पूर्व, कब हुआ था? तो कई लाख वर्ष पूर्व ये लोग कुशल संग्राहक और यहाँ रहा करते थे, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन से लोग रहा करते थे? तो यहाँ पर आरंभिक लोग रहा करते थे, जिसमें से कुछ कुशल संग्राहक रहा करते थे, ठीक है। कई लाख वर्ष पूर्व, यहाँ लाख से गिनती होगा, ठीक है, हजार नहीं, कई लाख वर्ष पूर्व, ये ध्यान देना है। तो बोलेगा मानव आरंभिक बस्तियाँ कब प्रारंभ किया था, किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के किनारे कई लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। अब ये है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्थक पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ 8000 वर्ष पहले, तो यहाँ 8000 वर्ष पहले दिया, ये ईस्वी हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है और ये आता ही आता है, ये सब इसी टाइप का क्वेश्चन। स्त्री पुरुषों ने, तो यहाँ क्या है, महिला और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसे फसल उपजाना जो है शुरू कर दिया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल, यहाँ ध्यान रखना है, भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। ये लोग गाँव में रहते थे, उत्तर पूर्व में गारो, खासी। तो अभी जानते हैं किर्थर और सुलेमान पहाड़ी के बारे में। ये काबुल नदी है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान, ये काबुल नदी है, ठीक है, ये सुलेमान पहाड़ी है और ये किर्थर पहाड़ी है। इन्हीं के आसपास कब? तो 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है, 8000 वर्ष पूर्व यहाँ रहा करते थे। और यहाँ के मानव क्या करते थे? जौ और गेहूँ, सबसे पहले गेहूँ प्लस जौ उपजाना शुरू किया। और कौन कौन से जानवर को पालतू बनाया? तो भेड़, अलग कलर ले लेते हैं इसके लिए, तो भेड़, बकरी, गाय, बैल, ठीक है, गाय और बैल, इसे पालतू बनाना आरंभ कर दिया, ठीक है। और पहले क्या किया? गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ किया था सुलेमान और किर्थर पहाड़ी के आसपास। अब आगे
उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी है। ठीक है, इनका पता लगा के ये कुछ ऐसे अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। तो अभी विंध्य पहाड़ी आपने देखा, और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया ये विंध्य पहाड़ी जो है, यहाँ चावल सबसे पहले उपजाया गया इसके उत्तर में, विंध्य पहाड़ी के उत्तर में। ठीक है, विंध्य के उत्तर में स्थित है, ये विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो ये उत्तर पूर्व में गारो खासी पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, कृषि का सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ, पहले विकास हुआ। ठीक है, कृषि का पहले प्रथम बार कृषि का विकास हुआ। और यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी के ऊपर में ये विंध्य पहाड़ी है। ठीक है, इनके नीचे नर्मदा नदी बहती है, उसके बाद सतपुड़ा पहाड़ी बहती है, उसके बाद ताप्ती नदी। ठीक है, तो इस प्रकार तो ये विंध्य पहाड़ी जो है, विंध्य पहाड़ी के आसपास में क्या हुआ, सबसे पहले ये विंध्य पहाड़ी के उत्तर में सबसे पहले क्या हुआ कि चावल उपजाया गया। तो इसके उत्तर में ये जगह हुआ, गंगा नदी के दक्षिण हो गया ये, तो ये जगह पे चावल सबसे पहले उपजाया गया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाता है। विंध्य पहाड़ी के उत्तर लगभग उत्तर प्रदेश, जो जहाँ इसका नाम कोल्डी हवा के नाम से जाना जाता है, कोल्डी हवा। ठीक है, कोल्डी हवा, तो ये यूपी में है। ठीक है, विंध्य पहाड़ी के उत्तर में, तो यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। अब आगे क्या कहता है, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने बोल रहा है। ठीक है, तो इसके सिंधु और सहायक नदियों के किनारे क्या है, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिलती है, उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के आसपास क्या हुआ, लगभग 4700 वर्ष पूर्व यानी 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। तो ये ध्यान देना है, आरंभिक नगर फला फूला कहाँ कब था, तो 4700 वर्ष पहले सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास। अब गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे, अब गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे क्या और तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। और आरंभिक नगर फला फूला था सिंधु नदी के किनारे, और इसकी सहायक नदियाँ गंगा और समुद्र तट के इलाकों में, गंगा सहायक नदियों के किनारे और वो समुद्र तट के इलाकों में क्या हुआ, तो इन इलाकों में नगरों का विकास हुआ। कब, तो 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले। तो आइए चित्र पर एक नज़र डालते हैं। तो ये हुआ सिंधु नदी, यहाँ से आपका निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, तो ये सिंधु नदी क्या है, कैलाश के मानसरोवर से, मानसरोवर के बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। तो ये कहाँ से निकलती है, कैलाश के मानसरोवर के बोखरचू ग्लेशियर से। ठीक है, बोखरचू हिमनद से निकलती है ये सिंधु नदी। और सिंधु नदी यहाँ से प्रवेश करती है भारत में। अब प्रवेश कहाँ से करती है, तो ये प्रवेश करेगी आपका दमचौक से। ठीक है, प्रवेश करेगी दमचौक से, और ये लद्दाख श्रेणी से होते हुए प्रवाहित होती है। क्या है कि लद्दाख श्रेणी से होते हुए प्रवाहित होती है, लद्दाख श्रेणी। तो ये लद्दाख श्रेणी में एक बुंजी गॉर्ज है, तो यहाँ प्रवेश करती है बुंजी गॉर्ज होते हुए। ठीक है, बुंजी गॉर्ज है, और यहाँ से प्रवेश करती है दमचौक होने के बाद, और फिर लद्दाख श्रेणी में, और उसके बाद यहाँ से श्योक नदी इसमें मिलती है। ठीक है, और इधर निकल जाती है भारत के बाद पाकिस्तान में। ये तो ज्योग्राफी का सवाल हो गया, लेकिन अब इसे हम हिस्ट्री के नज़र से कैसे इसे पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री के नज़र से हम इसे कैसे जानेंगे, तो यहाँ क्या हुआ था, इनके आसपास के नदियों में सिंधु और सहायक
नदियों के आसपास। तो सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास और सतलुज नदियाँ हुआ। ठीक है, ये कहाँ खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ आके मिल जाती है, पख्तूनिस्तान में, खैबर पख्तूनिस्तान। तो ये यहाँ ये लिखना है 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, 4700 वर्ष पूर्व, ये हिस्ट्री के नज़रिए से इसे देखना है। यहाँ क्या हुआ था, आरंभिक नगर का विकास हुआ था। आरंभिक नगर यहीं पे बसा हुआ था। ठीक है, आरंभिक नगर यहीं बसा हुआ था। तो आरंभिक नगरों का विकास जो है, आरंभिक नगर का विकास हुआ था यहीं पे। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास, तो ये ध्यान देना है। आगे चलिए, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास, ये रहा गंगा नदी। ठीक है, अलकनंदा से निकलती क्या है, तो ये बद्रीनाथ से सतोपत ग्लेशियर निकलता है। ठीक है, बद्रीनाथ से सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है और इधर से आती है, गोमू ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी, और ये दोनों देवप्रयाग में मिलता है और यहाँ से गंगा शुरू होती है। तो यहाँ से गंगा नदी शुरू होती है और यहाँ हिस्ट्री के नज़रिए से अगर हम देखेंगे तो इसे हम कैसे जानेंगे हिस्ट्री के नज़र से, तो इसे 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो यहाँ सतोपत ग्लेशियर दे दीजिए, सतोपत बद्रीनाथ से, और यहाँ इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, और ये इधर से आ रही है भागीरथी। ये अलकनंदा नदी है, अलकनंदा, और ये भागीरथी है। ठीक है, ये दोनों देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा बनता है। ठीक है, तो यहाँ याद क्या रखना है, यहाँ पे आपको याद इस प्रकार रखना है, कलन ले लेते हैं, 2500 वर्ष पूर्व। यहाँ क्या हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पहले यहाँ पे नगरों का विकास हुआ। तो ये हो गया। और समुद्र के इलाकों में सहायक नदियाँ, गंगा और इसकी सहायक नदियाँ हो गया सोन नदी, इसी के आसपास जो है नगरों का विकास हुआ 2500 वर्ष पहले, ये ध्यान देना है। अब क्या है, गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ, सोन नदी का पता लगाओ। तो ये हो गया गंगा और सहायक नदियों के किनारे क्या हुआ था, गंगा और इसकी सहायक नदी तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगर का विकास हुआ था 2500 वर्ष पहले। ठीक है, और गंगा और इसकी सहायक नदी सोन, तो सोन नदी ये पहले वाला 2500 वर्ष पूर्व नहीं आएगा। ठीक है, सोन नदी अब आगे आएगा। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में, तो सोन नदी जो है और इसके दक्षिण का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध, ठीक है, मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि अभी बिहार, वर्तमान का बिहार के नाम से जाना जाता था, जाना जा रहा है अभी बिहार के नाम से। इसके शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, मगध साम्राज्य के। तो गंगा और सोन नदी के किनारे मगध साम्राज्य बसा हुआ है, ये ध्यान देना है। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया और मगध साम्राज्य एक विशाल राज्य था। देश के अन्य हिस्सों में भी राज्यों की स्थापना की गई और अन्य राज्यों का भी देश के कई हिस्सों में राज्यों का स्थापना किया गया। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, तो हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाया करते थे। क्यों जाया करते, कभी कि हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों को, पहाड़ों को, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। ठीक है, तथा समुद्रों के कारण तो यात्रा जो है इस प्रकार जोखिम भरी हुआ करती थी। फिर भी ये सब यात्रा करते थे और कठिनाई के साथ यात्रा करते थे, लेकिन
ये यात्रा करना असंभव नहीं था और असंभव कार्य को संभव कर देता था। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी किस कारण से, तो काम के तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र में विजय हासिल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, और व्यापारी जो आते थे कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं साथ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे। धार्मिक गुरु भी लोग जो भी अपना शिक्षा सलाह देने के लिए देते हुए एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे गांव से तीसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। ठीक है। और कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में, और कुछ लोग जो है रोचक स्थान, कहाँ पर क्या मूल्यवान वस्तुएं हैं, कहाँ पर खनिज संपदा है, कहाँ पर इंसानों के लिए जो है रहने लायक जगह है, सुरक्षित है और उनके जीवन यापन की थोड़ा आरामदायक हो सके, ऐसे ऐसे रोचक स्थान ढूंढा करते थे। और जहाँ पर मानव को रहने में अधिक सरलता महसूस होता है, ऐसे ऐसे रोचक स्थान खोजने की चाह में उत्सुकतावक यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर भी मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो आज अपने या तो कोई दूसरे स्थान को, एक स्थान से दूसरे स्थान को जानने के लिए यात्रा करते हैं, या तो लोग अपने भरण पोषण के लिए, जब आजीविका के लिए यात्रा करते हैं, या तो पर्यटन के दृष्टि से करते हैं, या तो एक दूसरे से मिलने, सगे संबंधियों से मिलने, अपनों से मिलने के लिए यात्रा करते हैं, या तो अपने पढ़ाई लिखाई और डिग्री प्राप्त करने के लिए यात्रा करते हैं, या तो एक देश से दूसरे देशों से संबंध स्थापित करने के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे इंसान यात्रा करते हैं। व्यापार करने की दृष्टि से भी यात्रा किया करते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखिए। ठीक है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक सीमा का निर्माण कौन करते हैं? पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा, आसान तो नहीं था, लेकिन जिन्होंने ये चाह लिया वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार भी कर सके। उपमहाद्वीपों के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर बस गए। इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध हुआ। हमारी सांस्कृतिक परंपरा और समृद्ध होते गई। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। जैसे कि अभी साउथ इंडियन खाना जो है अभी पूरे देश में फेमस हो गया है। ठीक है। इडली, डोसा, सांभर, और ये गुजरात का भी सांभर, ये सब हो गया है। पंजाब का छोला भटूरा, ये सब जो है अभी फेमस हो गया। हर जगह अब बनाता है, एक दूसरे से जान के सीख के आया और अपने इलाके में उस चीज़ को बेचने लगा। अभी जो है मोमोज क्या एकदम पूरा फेमस हो गया है। ठीक है। तो इस प्रकार एक दूसरे से अपने धर्म, संस्कृति, खाना शेयर करते गए, जानते गए और जीवन को अधिक से अधिक सरल बनाने में लगे हुए हैं। अभी भी देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस ने ईरान और यूनान का पता लगाइए। एटलस में ईरान और यूनान कहाँ है? भारत के पश्चिम छोर में है। ईरान के बाद यूनान आता है। ठीक है। यहाँ लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर, तो
2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा, हिंदोस कहा या इंदोस, ठीक है। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को सिंधु नदी है, ठीक है। इसे क्या कहा, सिंधु नदी को इंडस कहा, इंडस कहा या सिंधु को इंदोस, इंदोस कहा या हिंदोस कहा। ई को ह भी दे दीजिए, हिंदोस, हिंदोस कहा, ठीक है, हिंदोस। तो इस प्रकार इंदोस या हिंदोस कहा सिंधु नदी को। और इसके पूर्व में जो स्थित भूमि है, इसके पूर्व में सिंधु नदी ये हुआ, इसके पूर्व में स्थित ये भूमि को, इसके पूर्व में जितना भी है, इधर से यहाँ भी होगा, यहाँ से निकला और यहाँ, तो इसके पूर्व में जितना भी भूमि है इसे क्या कहा, इंडिया कहा, ठीक है। ये पूर्व में भूमि को इंडिया कहा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो उत्तर पश्चिम में, तो ये हुआ आपका भारत, ठीक है। तो ये भारत के उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था भारत का नाम, भारत नाम का प्रयोग, ठीक है। तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक, तो संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो भारत का जो उल्लेख है 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद की कृति में इसका उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद, ठीक है। और कालांतर में इसका जो है आगे चलकर इसका बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। भारत जो है पहले 3500 वर्ष पहले, ये ध्यान देना है, 3000 वर्ष पहले उत्तर पूर्व में रहने वाले आरंभिक इस समूह के लिए, मतलब किस समूह के लिए, तो जो उत्तर पूर्व में उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था, उत्तर पश्चिम में जो रहता था उसके लिए किया जाता था। और संस्कृत में भी इसका उल्लेख है, ठीक है। और संस्कृत में उल्लेख 3500 वर्ष पहले पुरानी कृति में, और ऋग्वेद का रचना कब हुआ, तो 3500 वर्ष पहले, ठीक है। ये जानते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना पड़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। और अतीत में जो होता था सारे अभी प्रिंट हो जाता है, अभी छपाई हो जाता पुस्तकों, पहले हाथ से लिखा जाता था, हाथ से ही उसका कॉपी भी किया जाता था, ठीक है, लिखकर। तो इस प्रकार इसे पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि कहा जाता है के लिए प्रयुक्त होने, अंग्रेजी में पांडुलिपि को अंग्रेजी में मेन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। और मेन्यूस्क्रिप्ट क्या है, लैटिन शब्द है। मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है, ठीक है, मेनू हाथ से निकला हुआ है। लिपियों प्रायः ताड़पत्रों, और ये किस पे लिखा करते थे, तो ताड़पत्रों और हिमालय के क्षेत्र में बुर्ज नामक पेड़ के छाल पर लिखा करते थे। विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी मेन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपियाँ, ठीक है। तो ये हुआ मेन्यूस्क्रिप्ट या हाथ से लिखा हुआ पांडुलिपि। या तो ताड़पत्रों पे लिखा करते थे, या बुर्ज के, हिमालय के क्षेत्र में बुर्ज का पेड़ होता था उसी के छाल पर लिखा करते थे। आगे देखिए, इसमें ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि एक पृष्ठ या पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये 1000 वर्ष पहले की पांडुलिपि है, ठीक है। तो ये दिखाई जो दे रहा है 1000 वर्ष पहले की पांडुलिपि है, 1000 वर्ष पूर्व। आगे देखिए, किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था।
बुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि तुम यहाँ देख सकते हो। तो यही हुआ बुर्ज छाल से बनी हुई पांडुलिपि। और ऐसे छेद कर दिया जाता था, इस प्रकार ये छेद कर दिया जाता था और इसको एक जगह तक लगा दिया जाता था, एक के ऊपर एक, और अच्छे से रख दिया जाता था। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ा ने खा लिया। तो इस प्रकार बहुत दिन रहने के बाद जो है लकड़ी में कीड़ा लग ही जाता है और कीड़ा ने खाने के बाद ये नष्ट हो गया। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः लिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल। तो प्राकृत और तमिल और संस्कृत में भी ये लिखा हुआ मिलता है पांडुलिपि। और पांडुलिपियाँ कहाँ रहा करते हैं, मतलब सुरक्षित रखा करता है, तो मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुआ है, मिला है, यहीं रखा जाता था। धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, ये सब पांडुलिपियों में मिला करता। उनके व्यवहार, उनके धार्मिक मान्यता क्या था, राजाओं के जीवन क्या थे, औषधियों के बारे में, विज्ञान के बारे में पांडुलिपियों में लिखकर सुरक्षित रखा करते थे उनकी जानकारी। सभी प्रकार के विषयों की चर्चा भी मिलता था पांडुलिपियों में। काव्य, महाकाव्य, नाटक, कविताएं, ये सब भी संस्कृत में लिखा हुआ पांडुलिपि में है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह। तो अभिलेख कहाँ पे उत्कीर्ण हुआ करता था, तो कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। ये हुआ अभिलेख, ठीक है। कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, तो अपनी प्रशंसा को लिखवाते थे, अपने अच्छे कर्मों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उसे जान सके, आगे की पीढ़ी उसे उनके बारे में जान सके, देख सके, पढ़ सके, ठीक है, और उनका पालन भी कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा और रानियों सहित भी स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण का उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय जब जीत जाता था, उसका लड़ाई जीत जाने के बाद उसका लेखा जोखा रखा करता था। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने में क्या लाभ थे, ऐसे करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो इस प्रकार के अभिलेख कभी मिटते नहीं थे, युगों युगों तक ये रहते थे, न सड़ते थे। और इसमें कठिनाइयाँ क्या होता था, इसे उत्कीर्ण करने में छेनी हथौड़ी का ज़रूरत पड़ता था, जो कि उस टाइम पे लोहे का छेनी हथौड़ा उपलब्ध नहीं होता था। फिर भी पत्थरों के छेनियों से ये सब उत्कीर्ण कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाते थे, या तो धातुओं पर या पत्थरों पर अभिलेख लिखवाते थे। अब देखिए, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहा जाता था। तो पुरातत्वविद किसे कहा जाता था? जो कि अवशेषों का अध्ययन करता था। कई अवशेषों का पढ़ने, लिपियों को, पांडुलिपियों को तो पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें जानने की कोशिश करते थे। उनके अवशेषों से उनके बारे में जानने के लिए कोशिश, हड्डी हो गया, जले हुए अनाज हो गए, अनाजों के अवशेष हो गए, हड्डियों के अवशेष हो गए, और ऐसे जानवरों के हड्डियों के अवशेष, मतलब इस तरह से वो पता करते थे कि उनके अध्ययन से उन्हें पता चलता था ये क्या है, कब का हो सकता है, तो उसे पुरातत्वविद कहते हैं। वस्तुओं का अध्ययन करके पता लगाना अतीत के बारे में, ठीक है, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर, ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष
और इमारतों का भी अवशेष से वे पता लगाते थे। चित्र को देखकर, मूर्ति को देखकर पता लगाते थे ये कब के हैं और कौन बना सकते हैं, किसका है, इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए, ये साइड में जो लिखा हुआ है इनके बारे में जानते हैं। ये अभिलेख है, पत्थर पे लिखा हुआ। अब ये देखिए, 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान, तो अभी जो अफगानिस्तान है के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो ये अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है, ये अभिलेख के बारे में अगर बात करें तो इस अभिलेख के बारे में बात करें तो ये 2250 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2250 वर्ष पूर्व ये अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये कंधार से प्राप्त हुआ है। कंधार कहाँ है, तो अफगानिस्तान में है। ठीक है, और ये अशोक के द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए हैं। किन के द्वारा, तो अशोक के द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए हैं, अशोक। ठीक है, अफगानिस्तान के कंधार में अशोक के द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए हैं ये अभिलेख। कब, तो 2250 वर्ष पूर्व, यानी कि 2250, ये 2250 वर्ष पूर्व। तो यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण हुआ। ये अभिलेख जो है अशोक नामक आदेश पर उत्कीर्ण हुआ। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। अध्याय 7 में पढ़ेंगे जब हम कुछ लिखते हैं तब कि हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अथवा संकेत से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं, पढ़ते हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब बोलते पढ़ते हैं तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामाइक नामक 2 भिन्न लिपियां तथा भाषाओं में है। तो ये जो है यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी, तो अफगानिस्तान में जो है और इनके आसपास के क्षेत्र में, इस क्षेत्र का जो भाषा है यूनानी और आरामाइक, 2 भिन्न लिपि और भाषा, यूनानी भाषा और यूनानी लिपि आरामाइक भाषा में है। ठीक है, 2 भिन्न लिपियां तथा भाषाओं में है। ठीक है, 2 भिन्न लिपियां, यूनानी आरामाइक। तो यूनानी और आरामाइक ये हो गया लिपियां तथा भाषा में है। ठीक है, तो ये किस लिपि में है, यूनानी और आरामाइक में है। किस लिपि में है, तो यूनानी और आरामाइक में है। आरामाइक, यूनानी और आरामाइक 2 भिन्न भाषाओं में है, यूनानी और आरामाइक। ठीक है, आरामाइक। और ये जो पात्र है प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। ठीक है, प्राचीन नगर से इस तरह के पात्रों का प्रयोग कब होता था, तो 4700 सिंधु घाटी सभ्यता का ये पात्र, सिंधु नदी के आसपास का, तो उसी टाइम 4700 वर्ष पूर्व जो है ये हुआ था। ठीक है, उनके आसपास नगरों का विकास हुआ था 4700 वर्ष पूर्व। आरंभिक नगर का विकास हुआ था 4700 वर्ष पूर्व। ठीक है, 20 होगा, सॉरी। तो ये 4700 वर्ष पूर्व हुआ था नगरों का विकास। तो ये पात्र भी 4700 वर्ष पूर्व हुआ है इन पात्रों का प्रयोग। और दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है, और ये जो है चांदी का सिक्का है पुराना। ये कब का है, तो ये चांदी का सिक्का है 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, 2500 साल पहले। ये सिक्का कब, मगध के काल में हुआ करता था। मगध कहाँ हुआ है, तो गंगा और इनकी सहायक नदियों के आसपास मगध का विकास हुआ है, मगध साम्राज्य। ठीक है, तो होता था, ये प्रयोग होता था, और गंगा के और सोन नदी के आसपास, सोन नदी और गंगा के दक्षिण में मगध साम्राज्य का स्थापना हुआ है। तो यहीं पे 2500 वर्ष पूर्व। और ये सिंधु के आसपास का जो है ये पात्र है 4700 वर्ष पूर्व, जब नगरों का, आरंभिक नगरों का फला फूला था, आरंभिक नगर। ठीक है, हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में यह सिक्का कैसे भिन्न है, तो ये देखिए
अभी के सिक्का गोल है, पहले के सिक्का ये आयताकार चकुट है, टूटा फूटा भी है, ठीक है। अब देखिए आगे, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन क्या करते थे, ठीक है, खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ तो पुरातत्वविद क्या करते हैं, औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, खुदाई भी करते हैं। कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी, कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। तो कठोर वस्तुएं जो है, कठोर धातुएं और पकी हुई मिट्टी, ये सब जो है जल्दी, कठोर तत्व जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं, और खुदाई करने के बाद ये क्या हुआ, पुरातत्वविद और क्या करते हैं, तो चिड़िया और जानवरों, मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलता है अतीत में कौन कौन से चिड़िए जानवर हुआ करते थे, को क्या क्या खाते थे, किन के मतलब चिड़िया, कौन से चिड़िया अगर मानव रहेंगे तो चिड़िया को पहले तो मांस खाया ही करते थे। वनस्पतियों के अवशेष अगर मिल जाते थे तो पता चलता था कौन से वनस्पतियों को उपयोग करते थे। उनके अवशेष मुश्किल से बच पाते थे, लेकिन ये पता हो जाता था कि कौन कौन से वनस्पतियाँ खाते थे मानव उस समय में। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। वे जले हुए रूप में बचे क्या, पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। कपड़ों के अवशेष बहुत कम मिलते होंगे, ठीक है। पुरातत्वविदों, पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोतों के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार, पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो इतिहासकार क्या करते हैं, पुरातत्व धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करता है। इतिहासकार तथा पुरातत्वविद जासूस की तरह होता, ठीक है, जो कि स्रोतों का प्रयोग करके उनके सुराग के रूप में पता करते हैं, अतीत के बारे में जानने का भी प्रयास करते हैं। अतीत शब्द का प्रयोग करें तो अतीत जो है ये क्या है, बहुवचन शब्द है। क्या है, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। क्यों, तो पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए कि अतीत जो है एक या अनेक हो सकते हैं, ठीक। अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के लिए अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों को जीवन राजाओं रानियों के जीवन से, व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। राजाओं, रानियों और व्यापारियों का जीवन अलग था, शिल्पकारों का जीवन अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। भोजन जो है मछली पकड़कर और कंदमूल, फल फूल संग्रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में जो रहते हैं वे रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। और इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, ठीक है। पहले भी इस तरह के प्राचीन काल में भी इस प्रकार के विभेद पाए जाते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपनी कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे।
क्योंकि ये अपने काम में ही व्यस्त रहते थे, उन्हें किसी चीज़ से उतना कोई मतलब नहीं रहता था, बस अपना आजीविका चलाते थे, जीने के लिए रहते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में हमें मदद मिलती है। अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, शेष है। तिथियों का मतलब है कि अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 ईस्वी, इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। ठीक है। वर्ष की यही गणना ईसाई धर्म प्रचारक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व में, यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो ये इतिहास और तिथियों के बारे में जानते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा पूर्व, यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी क्राइस्ट के पहले। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी देखा होगा। ठीक है, इसे ईस्वी कहा जाता है, हिंदी में लिखा हुआ पाते होंगे। एडी का मतलब हुआ एम एनो डोमिनी शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य हुआ ईसा मसीह जन्म वर्ष से। ठीक है, कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई पढ़ा होगा, तो इसका मतलब होता है सीई अक्षर तो कॉमन एरा हुआ और बीसीई का हुआ बिफोर कॉमन एरा, इसके लिए प्रयोग होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। 200 वर्ष पहले ही आरंभ हो गया था। कभी कभी अंग्रेजी बीपी मतलब हो गया बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले। तो इस प्रकार जो है इस सब का प्रयोग होता था। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी। ये जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, तब प्रश्न पर आएंगे। कृषि का आरंभ कब हुआ? तो 8000 वर्ष पहले हुआ। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के आसपास। ठीक है, और कब हुआ था? 8000 वर्ष पहले हुआ था। कौन सा पहले हुआ था? गेहूं और जौ हुआ था। सबसे पहले फसल जो हुआ गेहूं और जौ उपजा है, तो ये किरथर और सुलेमान पहाड़ी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर जो है फला फूला था। आरंभिक नगर फला फूला था 4700 वर्ष पहले। वहीं गंगा घाटी के नगर मगध एक बड़ा राज्य है, और गंगा घाटी के आसपास, सोन नदी के आसपास मगध जो फैला हुआ है, ये 2500-2500 वर्ष पहले आरंभ हुआ है, नगरों का विकास हुआ है। आगे है वर्तमान। अभी जो है वर्तमान 2000 ईस्वी लगभग पूर्व से माना जाता है। पुस्तक में दिया है, आओ याद करें। निम्नलिखित को सुमेल करो। निम्नलिखित का सुमेल करो। तो सुमेल क्या करना है? नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी के आसपास क्या हुआ था? आरंभिक आखेटक हुआ था। ठीक है, आखेट हुआ था पहले। आखेट और संग्राहक, कुशल संग्राहक हुआ करते थे। ठीक है, वहीं मगध की बात करें तो बड़ा पहला राज्य है मगध, बड़ा पहला राज्य है। गारो पहाड़ियों की बात करें तो गारो पहाड़ियों जो है यहाँ आरंभिक कृषि हुआ था। सिंधु इसकी सहायक नदियों के आसपास क्या हुआ था? तो ये प्रथम नगर फला फूला था। ठीक है, नगरों का विकास हुआ था गंगा नदी के आसपास 2500 वर्ष पूर्व, यानी 2500 वर्ष पूर्व
नगरों का विकास हुआ था। यहाँ विकास हो जाएगा गंगा नदी के आसपास विकास, और यहाँ फला फूला था प्रथम नगर। सिंधु नदी के आसपास में प्रथम नगर फला फूला था। ठीक है, और ये चैप्टर हो गया फिनिश। पहला जो है चैप्टर हो गया पूरे तरह से फिनिश। अब इसके जो है क्वेश्चन आंसर के बारे में आइए जानते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये हो जाएगा प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे प्राचीन काल में। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है? तो ईसा मसीह के जन्म से की जाती है वर्ष की गणना। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? तो ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। ठीक है, ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो झेलम, सतलुज, ब्यास, रावी। ठीक है, ये सभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन, अतीत में बनी हुई वस्तु का जो अध्ययन करता है व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उसे पुरातत्वविद कहते हैं। भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के लिए के एक समूह के लिए क्या कर जाता था? तो उत्तर पश्चिम में। ठीक है, तो ये पश्चिम में रहने वाले, भारत के पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए क्या करते थे? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? तो ये 8000 वर्ष पूर्व माना जाता है कृषि का आरंभ। कहाँ? तो किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के आसपास। किरथर और सुलेमान पहाड़ी, ये ध्यान दीजिएगा। सुलेमान कब? तो 8000 वर्ष पहले। ठीक है, और इधर ही काबुल नदी है। और यहाँ पर 8000 वर्ष पहले सबसे पहले किरथर और सुलेमान पहाड़ी का कौन सा अनाज उपजाया गया, कौन सा फसल? तो सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? तो निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? नहीं पूछा है, तो देखिए अफगानिस्तान आ जाएगा। सॉरी, तो इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आपका जो है चीन भी आ जाएगा, और इसमें श्रीलंका नहीं होगा। ठीक है, ये डी हो जाएगा, और इसका जो है ये गलत दिया गया है। दक्षिण एशिया ये नहीं होगा, ये भी नहीं। जो इसमें दिया है चीन, चीन भी है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, भारत है, ये सब है, लेकिन ये श्रीलंका नहीं है। आइए इनके बारे में एक बार फिर PDF पे चलते हैं और देखते हैं। तो सॉरी, इसमें सभी है, अफगानिस्तान भी है। देखिए दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, हमारा जो अभी का भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, यानी भारत के जितने इर्द गिर्द देश हैं सभी दक्षिण एशियाई देश हैं। ठीक है, भूटान है, श्रीलंका भी है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। श्रीलंका है, अफगानिस्तान, ईरान, देखिए ईरान भी है। जो ये भारत है, सॉरी, ये भारत है। ठीक है, उतना माइनस से नहीं लीजिएगा। ये भारत है, यहाँ ईरान है। ठीक है, यहाँ ईरान है, ये भी है। कौन सा है? तो ये भी दक्षिण एशियाई देश है। ईरान हो गया, चीन, म्यांमार आदि ये पड़ोसी देश को दर्शाता है। तो भारत से ईरान भी है, ये ध्यान दीजिएगा। इधर अफगानिस्तान हो गया, प्रकार हमारा भारत हुआ। यहाँ पे ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। ठीक है, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, और ये श्रीलंका हो गया,
हमारा ये भारत हो गया, ठीक है। चीन, म्यांमार, ये सारा देश जो है, सारे देश के बारे में दक्षिण एशियाई देश हुआ, ठीक है, बता दिए। तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी भारत मिला के 10 देश दक्षिण एशियाई देश। इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक, ये सभी हो जाएगा दक्षिण एशियाई देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नदियाँ एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसे सहायक नदियाँ कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन में सबसे ज़्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं? तो ये अशोक के शासनकाल में सबसे अधिक अभिलेख लिखे गए हैं, जो कि अभी कंधार का देखें अभिलेख, अफगानिस्तान के कंधार में, जो कि यूनानी और यूनानी भाषा लिपियों में लिखा, आरामाइक में, यूनानी और आरामाइक लिपियों में लिखा गया है। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो अतीत में बनी प्रयोग में लाई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इसे पुरातत्वविद कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, अब चैप्टर 1 फिनिश। और भी क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं इस चैप्टर से, और भी क्वेश्चन है। तो सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए? तो सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए? तो ये हो जाएगा 4700 वर्ष पूर्व। कहाँ फला फूला था? तो सिंधु नदी के और उसके सहायक नदियों के आसपास फला फूला था आरंभिक नगर, तो वही हुआ प्रथम नगर। बात करें 8000 वर्ष पूर्व की, तो ये सुलेमान किर्थर, कभी भूलिएगा नहीं, सुलेमान किर्थर और सुलेमान, किर्थर और सुलेमान, किर्थर हो जाएगा उत्तर में और सुलेमान नीचे। मुसलमान जहाँ रहता है, यानी इस तरह का याद कीजिएगा, पाकिस्तान में सुलेमान है एकदम सटा हुआ है, और किर्थर जो है अफगानिस्तान में सटा हुआ है। तो क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया? ठीक है, तो किर्थर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया? तो ये भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये चारों पशुओं को पालतू बनाया, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? तो ये इंडस से निकला हुआ है, ठीक है, तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? तो अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्रा काम की तलाश में करते थे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण इधर से उधर जाना पड़ता था, और व्यापार के लिए, तो सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और इसके दक्षिण में फैला हुआ क्षेत्र जो है सोन नदी के आसपास का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बड़ा साम्राज्य है, थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। तो इसमें अवशेष का अध्ययन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अतीत का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार कहते हैं, अतीत के अवशेषों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती हैं? मंदिरों तथा विहारों में सुरक्षित रखा जाता है, अभी भी है, और कुछ में कीड़े लग गए, कुछ में घुन लगकर नष्ट हो गए, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए नंबर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? तो इसमें हो जाएगा आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा, जो प्राचीन लोग में रहते थे आम लोग, वे प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह को माना जाता है, ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आइए जानते हैं फिर से कि दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है?
तो ये एक देश आधुनिक भारत तो है, चीन है, और इसमें कौन सा नहीं है, तो इसमें से रूस नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो उपयुक्त में सभी हो जाएगा, आधुनिक भारत। और तो एक देश है आधुनिक भारत, इसमें दिया गया है बार बार, चीन को कट कर दिया गया है, लेकिन डी ऑप्शन है, क्योंकि प्योर ओरिजिनल बुक में देखे हैं चीन का नाम है। तो ये और ये हो जाएगा। चीन को इस प्रकार भी काट सकते हैं, दक्षिण एशिया, तो क्योंकि चीन बड़ा है, रूस से सटा हुआ है। ठीक है, हो सकता है इसे इस प्रकार भी काटा जाता हो। ठीक है, दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप के रूप में। आखेट का अर्थ है, आखेट का अर्थ हो जाता है शिकार खेलना, ए नंबर। आखेट का अर्थ है शिकारी। ठीक है, शिकारी जो शिकार नहीं, शिकारी हो जाएगा, सॉरी, ए नंबर नहीं होगा, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, शिकारी, जो कि जानवरों को मारता है, ना कि जानवर हो जाएगा। जो शिकार है वो तो जानवर हो जाएगा, और जिसे मारता है, जो मारता है वो शिकारी हो जाएगा, आखेट। नेक्स्ट है, पांडुलिपियाँ किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी, तो ये बुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती थी, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये पहला चैप्टर हो गया फिनिश। ठीक है, पहला चैप्टर फिनिश हो गया, और ये क्लास 6 का है। और अब अगला क्लास में आपको चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, उनका क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 3 इसी प्रकार क्लास 6 का सारे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, आपका दिन शुभ हो, आप मस्त व्यस्त रहें, हंसते खिलखिलाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।